एपिसोड 232 ऑलराउंडर क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, और हाँ आजकल सब्सक्राइबर थोड़े कम आ रहे हैं, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है समझ रहे होगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान होता है ना, वो हून क्लैन के मेंबर हून सी पर अपनी डीमन पपेट से हमला करवा देता है। अब जैसे हून सी डीमन पपेट को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो हून सी चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है और डीमन पपेट का अटैक सीधा हूनसी जिस कुर्सी पर बैठने के लिए जा रहा था ना, उस कुर्सी पर आने का लगता है धड़ाक, जिस वजह से वो कुर्सी एकदम चकनाचूर हो जाती है। अब जैसे हूनसी उस कुर्सी को चकनाचूर होते हुए देखता है ना, तो हूनसी चलता है तो घोर घोर से हमारे जान को घूरने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान हूनसी को अपने आप को घूरते हुए देखता है ना, तो हमारा जान एकदम चिल आवाज में, बोला जाए तो एकदम तंदुरुस्त होकर वहीं पास में चाय का कप रखा हुआ था उसे उठाता और पीने लगता है और कहने लगता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता जो अपने गुरु के साथ धोखा कर देते हैं, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और भाई साहब हमारा जान एक कहता है ना, तो हूनसी की उसमें मिर्ची लग जाती है। उम्मीद है समझ रहे होगे यार, गलती सॉरी, मतलब कि गलत हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब जैसे हूनसी हमारे जान को ऐसा कहते हुए देखता है ना, तो हूनसी चलता है तो हमारे जान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। तभी याओ क्लैन का लीडर याओ दान जोर से चिल्लाकर कहता है कि हूनसी नियमों को मत तोड़ो, वरना तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब कि इज्जत के साथ कहता है कि यहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। और भाई साहब जैसे ही हूनसी यहाँ पर याओ क्लैन के लीडर की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा और उदास हो जाता है। वो समझ जाता है कि याओ क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा बदमाश है। जब जियान ने उस पर हमला किया तो उसने कुछ भी नहीं कहा, और जब वो जियान पर हमला करना चाहता है तो उसे तुरंत अपने नियम याद आ गए हैं। मतलब कि हूनसी ये मन में सोच रहा था, लेकिन वो अपने मुंह से याओ क्लैन के लीडर से कहता है कि याओ क्लैन वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो हमेशा सही पक्षपात करता है, बोला जाए तो सही फैसला लेता है, मतलब कि किसी के साथ अन्याय नहीं करता। एक प्रकार से याओ क्लैन के लीडर की बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, अपने शब्दों से। अब जैसे हूनसी ये कहता है ना, तो याओ क्लैन का लीडर चलता है तो हूनसी से कह देता है कि अपनी जगह पर बैठ जाओ, और हूनसी चलता है तो अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब इतने में याओ क्लैन का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहता है कि कॉम्पिटिशन को शुरू किया जाए। और भाई साहब यह कहती हमें बताया जाता है कि याओ क्लैन है ना, उसके पास बहुत सारे एल्पिनिस्ट हैं, बोला जाए तो इतने एल्पिनिस्ट हैं कि उनकी गिनती ही नहीं है, इसलिए याओ क्लैन को एल्पिनिस्ट के मामले में सबसे ज्यादा रईस माना जाता है। हालांकि भले ही याओ क्लैन के पास इतने सारे एल्पिनिस्ट हैं, लेकिन हाई क्वालिटी के जो एल्पिनिस्ट है ना, उनकी संख्या सीमित ही है, बोला जाए तो बहुत ही कम है। इससे याओ क्लैन बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। हालांकि इस दुनिया में गोलियों को, बोला जाए तो एल्पिनिक गोलियों को 9 भागों में बांटा गया है, और जो 9 वाली गोली है ना, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हिंदी में बोला जाए तो पहला दूसरा तीसरा। जो पहली गोली है ना 9 रैंक की, उसे मतलब कि 9 रैंक की गोली तो बहुत है, लेकिन पहली गोली को हम, मतलब कि लो रैंक की गोली को हम 9 ट्रेजर गोली कहते हैं, और दूसरे नंबर की गोली को, मीडियम साइज की गोली को 9 मिस्टीरियस गोली कहते हैं, और तीसरे नंबर की गोली को गोल्डन पिल गोली कहती है। मतलब कि सबसे हाई रैंक की गोली इस दुनिया की गोल्डन पिल गोली है, ठीक है, जो कि एक रैंक 9 की गोली है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन कलर की गोली है ना, रैंक 9 की, उसे हजारों सालों से किसी ने रिफाइन नहीं किया है। बोला जाए तो अभी तक गोल्डन पिल इस दुनिया में बनाई नहीं गई है, वो भी हजारों सालों से, क्योंकि इस दूर की कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो गोल्डन गोली को बना सके अभी के लाने। अब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ का जो मैदान है ना, उसमें कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले लो ग्रेड के बंदे आते हैं, बोला जाए तो रैंक 6 रैंक 7 वाले एल्पिनिस्ट आते हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर अपनी गोलियां बनाकर सबको बताते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और थोड़े और पावरफुल बंदे आने लगते हैं, जो कि रैंक 7 8 9 के होते हैं। मतलब कि रैंक 9 की मिस्टीरियस और वो तीनों लेवल की गोलियां ना, वो अलग है। आप रैंक 8 की गोली मान सकते हो, ठीक है, जो कि 8 कलर 9 कलर ऐसे रहते हैं ना, वो वाली कलर वाली, ठीक है। ये वाले बंदे आते हैं तो ये भी गोलियां बनाने लगते हैं और सबको बताने लगते हैं। इतने में हमें बताया जाता है, मतलब कि हमारा जान देखता है कि इन्हीं बंदों में एक बंदा वो भी है जो हमारे जान को गू कबीले में मिला था, जिसने हमारे जान को एक जेट टोकन दिया था याओ कबीले में आने के लिए, जिसका नाम याओ जिंग जी था। उसका रैंक इस कंपटीशन में 5वें नंबर पर आया है। इतने में हमारा जान एक और बंदे को देखता है, जिसका नाम याओ टियान होता है, और इस बंदे से हमारा जान तब मिला था जब हमारा जान तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लेने के लिए गया था, और इस बंदे को हमारे जान ने वहां पर थोड़ा बहुत धोया था, और इस बंदे का रैंक 1 नंबर था। मतलब कि बोला जाए तो यही इस कंपटीशन का विजेता था, और इसने एक रैंक 8 की गोली बनाई थी जिसमें 9 रंग थे, बोला जाए तो सिर्फ एक कदम और फिर रैंक 9 की गोली, ठीक है। अब इन छोटे मोटे सारे कंपटीशन को खत्म होने के बाद शुरू होता है एकदम फाइनल कंपटीशन। हमारे मास्टर याओ लाओ
और बाकी के जो बड़े बड़े एल्फ ने यहाँ पर आंखें बंद कर बैठे थे ना, वो एकदम आंखें खोलते हैं और यहाँ सामने इस मैदान को देखने लगते हैं। अब इतने में हमारे मास्टर यावला को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को समझा रहे होते हैं कि ये कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, ये बिल्कुल भी ज्यादा सरल नहीं होगा। और तो और इसमें मात्र 4 ही एल्पनिस्ट हिस्सा लेंगे। एक तुम हो, एक हून कबीले का वो मेंबर हून सी, और एक और बंदा जो छड़ी ले हुआ था ना गोलियों से बनाई हुई, एक वो, रुको इसका नाम एक बार और पढ़ता हूँ मैं, टैंग डोंग, पता नहीं क्या नाम है, शायद यही होगा। अरे यार क्या है कि मैं छोड़ो बातें, नामों की जगह मैं और कुछ ले लेता हूँ जिससे आपको और भी डिटेल्स में समझ में आ जाता है, ठीक है। अब इतने में मैदान में चारों के चारों, सॉरी मतलब कि तीनों के तीनों एल्पिनिस्ट पधार जाते हैं, जिनमें से एक होता है हून सी, एक होता है एल्डर शेंग डोंग, एक होते हैं एल्डर बान हुओ। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये मैदान में उतर जाते हैं कंपटीशन को करने के लिए। अब जैसे ये तीनों बंदे मैदान में उतरते हैं ना, तो यहाँ पर आस पास के लोग हैरान हो जाते हैं कि चौथा बंदा कौन है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और एक बिजली की आवाज करते हुए मैदान में प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान मैदान में प्रकट होता है ना, तो चारों तरफ एकदम हंगामा मच जाता है। वो मतलब कि जैसे क्रिकेट के मैदान में आवाज आती है ना, ऐसा हंगामा मच जाता है। अब इतने में हमारा जान दिखता है तो हून सी की ओर देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं आपको चुनौती देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं पिल टावर की ओर से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि पिल टावर मेरी हेवनली अलायंस का ही एक मेंबर है, इसलिए मैं पिल टावर की ओर से तुमसे बदला लूंगा। मतलब कि हुनसी से कहने लगता है। अब जैसे हुनसी हमारी जान की बातें सुनता है ना, तो हुनसी चलता है तो वो भी हमारी जान से कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बदला लेने की या फिर तुम्हें हराने की, क्योंकि तुम्हारे टीचर भी मुझे नहीं हरा सकते। अब हुनसी यहाँ पर एक कहता है तो हमारा जान चलता है तो हुनसी से कहने लगता है कि मेरे टीचर को अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे टीचर ने कहा है कि मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, इसलिए उन्हें भला यहाँ पर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो हुनसी हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि जो तुमने अभी हाल शब्द कहे हैं वो तुम कर सकते हो या फिर नहीं। और भाई साहब यह कहती है, अब हुनसी चलता है तो अपने हाथों से एक काले कलर की आग को निकालने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर एक काले कलर की कढ़ाई बन जाती है इसी आग से। और भाई साहब जब इस काले कलर की आग को निकलती हुई आसपास के लोग देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है, ये हुनसी के पास कहां से आ गई। और खासकर एल्डर शेंग डोंग वो भी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भला हून क्लैन के पास एक दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कहां से आ गई। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि हुनसी को देख रहा होता है और देखने के बाद हुनसी से कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा घमंड क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम थोड़ी है, ये सिर्फ उसका एक क्रिस्टल है, बोला जाए तो एक टुकड़ा है, और तुम इसे लेकर इतना उफन रहे हो। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो हुनसी और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो समझ जाता है कि जान बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने देखते ही मेरी दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के बारे में पता लगा लिया कि ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम असली है या फिर नकली या फिर कैसी है। हालांकि वो इस बात से खुश होता है कि जान को ये पता नहीं है कि ये हेवनली फ्लेम, बोला जाए तो ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का जो क्रिस्टल है ना, उसके हाथ में ये कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खास क्रिस्टल है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि ये हुनसी के हाथ में दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का क्रिस्टल है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है धरती वाला और दूसरा है आसमान वाला। आसमान वाला जो हिस्सा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। और फिलहाल के लिए यहाँ पर हुनसी के हाथों में जो दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का क्रिस्टल है ना, वो धरती वाला क्रिस्टल है, लेकिन एक क्रिस्टल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे यहाँ पर हुनसी अपने हाथों से फ्लेम निकालता है ना, तो ये कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा और मेरी ये दूसरी नंबर की हेवनली फ्लेम आप सभी लोगों की हेवनली फ्लेम चखना चाहेगी। अब जैसे हुनसी यहाँ पर एक कहता है ना, तो एक बुड्ढा था लाल बालों वाला, चलो एक बार और 4 कैंटिनेंटों के नाम बता देता हूँ भाई। एक तो होता है हमारा जान, एक होता है हुनसी जो कि हून क्लैन से आया है, एक होते हैं एल्डर शेंग डोंग जिनके हाथों में वो छड़ी है, और याओ क्लैन की ओर से होता है वो लाल बालों वाला बुड्ढा जो हमारे जान को, मतलब कि जिसने हमारे जान के पपेट के साथ फाइट की थी। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अब इतने में लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम को निकालता है और चारों तरफ बातचीत होने लगती है जब ये लाल बालों वाला अपनी हेवनली फ्लेम को निकालता है। और खासकर एल्डर शेंग डोंग जो कि छड़ी वाला बुड्ढा था ना, इस लाल बालों वाले बुड्ढे की फ्लेम को देखकर इसे कहने लगता है कि याओ हुओ, तुमने वास्तव में अपनी फ्लेम को बहुत ही अच्छी तरह से काबू कर रहे हो। अब भाई साहब यह कहती है, छड़ी वाला बुड्ढा चलता है, एल्डर शेंग डोंग चलते हैं, तो ये भी अपनी छड़ी को जोर से जमीन में पटकते हैं और इनके पटकते ही यहाँ पर एक हरे कलर की फ्लेम प्रकट हो जाती है, बोला जाए तो हरे कलर की आग जल जाती है। अब भाई साहब जैसे ये आग जलती है ना, तो चारों तरफ औषधियों की एकदम खुशबू फैल जाती है। और तो और एल्डर शेंग डोंग ने यहाँ पर जो आग जलाई थी ना हरे कलर की, उसमें औषधियां भी देखी जा सकती थी। अब जैसे हमारा जान इस हेवनली फ्लेम को जलती हुई दिखता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि ये तो 5वें नंबर की सबसे पावरफुल फ्लेम लाइफ डिवोरिंग
डिवोरिंग फ्लेम है, सॉरी लाइफ डिवोरिंग नहीं, लाइफ स्पिरिट फ्लेम। अब जैसे हमारा जान इस फ्लेम को देखता है ना तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जान ने इस फ्लेम के बारे में सुना है कि ये फ्लेम है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। और तो और अगर कोई भी बंदा इस फ्लेम से कोई भी गोली बनाता है ना तो उसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और तो और ये फ्लेम मतलब कि ये फ्लेम किसी पर अटैक तो नहीं कर सकती और ना ही अपनी पावर बढ़ा सकती है, लेकिन इस फ्लेम का एक खास उपयोग है और वो है किसी भी व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देना। बोला जाए तो जिस किसी व्यक्ति के पास ये फ्लेम थी ना, वो व्यक्ति नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता था। ठीक है, अब इतने में हमें उन सी को बताया जाता है जो कि इस फ्लेम को देख रहा होता है और उसकी आंखों में एकदम लालच साफ तौर पर देखा जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि मानो आज उन सी इस बुड्ढे को मारकर इसकी फ्लेम को छीनना ही चाहता हो। अब जैसे यहाँ पर एल्डर शेंगडोंग इस फ्लेम को प्रकट करते हैं ना तो वो हमारे जान की ओर देखकर कहने लगते हैं कि जान, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास लाइफ डिवोरिंग फ्लेम, बोला जाए तो तीसरे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है। मैं देखना चाहूंगा कि ये सच है या फिर नहीं। अब जैसे हमारा जान एल्डर शेंगडोंग की बात सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते ही अपना हाथ लाता है और उसके हाथ लाते उसके कंधे पर एक छोटी सी लड़की आकर बैठ जाती है। और भाई साहब जैसे ये लड़की आकर बैठती है ना तो ये लड़की चलती है तो सारी यहाँ पर हेवनली फ्लेम को देखने लगती है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर इन सारी हेवनली फ्लेम को देखती है ना तो एकदम फुल एटीट्यूड में उन्हें नजरअंदाज कर देती है और ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर जितनी भी हेवनली फ्लेम है ना वो सारी की सारी हेवनली फ्लेम इस लड़की की नौकर हों। अब इतने हमें शेंगडोंग को बताया जाता है जो कि हमारे जान के कंधे पर बैठी हुई लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं कि सोल फ्लेम, भले ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़की के पास एक ऐसी फ्लेम है जिसके पास अपनी सोचने की शक्ति है और उसके पास आत्मा भी है। और भाई साहब एल्डर शेंगडोंग के ऐसे कहते ही यहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें हून सी को बताया जाता है जो कि हमारे जान के कंधों पर बैठी हुई हेवनली फ्लेम को देख रहा होता है। खून सी चलता है तो उसकी आंखों में और भी ज्यादा लाला देखा जा सकता था। अब इतने में एल्डर शेंगडोंग को दोबारा से बताया जाता है जो कि हमारे जान से कह रहे होते हैं कि जान, मैं इस हेवनली फ्लेम को प्राप्त करने के लिए वहां पर गया था, लेकिन मैं वहां पर मरते मरते बचा था और मैं बहुत ही मुश्किलों से वहां से निकल कर वापस आया था। शायद जान तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, तभी तुम इस हेवनली फ्लेम को प्राप्त करने में कामयाब रहे होगे। हालांकि जैसे ही हमारा जान शेंगडोंग की बातें सुनता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि इस हेवनली फ्लेम को प्राप्त करना कितना ज्यादा कठिन था, क्योंकि हमारे जान के पास इस हेवनली फ्लेम का पुराने मालिक की आत्मा थी, इसलिए हमारा जान इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर पाया, वरना शायद हमारा जान भी वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता। अब इतने में हमें दोबारा से हून सी को बताया जाता है जो कि हमारे जान को ही घूर घूर कर देख रहा होता है। हून सी चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान, तुम सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो। खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल ये हेवनली फ्लेम मेरे हून कबीले में वापस आई जाएगी। और भाई साहब यह कहकर हून सी के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में ऐसी बातें चली रही होती है, तभी याओ क्लैन का लीडर याओ दान वो चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर आप सभी लोगों के आपस में ये दिखावा हो गया हो तो कंपटीशन को शुरू किया जाए। और भाई साहब याओ दान की यह कहती हमारा जान चलता है तो वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम मतलब की लिटिल ई की ओर देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान लिटिल ई की ओर देखता है ना तो लिटिल ई चलती है तो अपना मुंह खोलती है और उसके मुंह खोलते ही मतलब कि हाथों से सील बनाती है और मुंह खोलती है और उसके मुंह खोलते ही एक छोटी सी कढ़ाई निकलती है जो बाहर आकर बहुत ही बड़ी हो जाती है। अब जैसे ये कढ़ाई निकलती है ना तो हम इस कढ़ाई में देख सकते हैं कि इस कढ़ाई के चारों तरफ ड्रैगन घूम रहे हैं जो कि आग से बने हुए हैं। और तो और इस कढ़ाई के यहाँ पर निकलती आसपास का जो टेम्परेचर है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब जैसे हमारा जान ये कढ़ाई निकालता है ना तो हमारा जान चलता है तो शेंगडोंग की ओर देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान एल्डर शेंगडोंग की ओर देखता है तो वो दिखता है कि जो एल्डर शेंगडोंग है ना वो अपनी जगह पर जाकर गोली बनाना शुरू कर दिया है। अब जैसे हमारा जान शेंगडोंग को दिखता है ना, एल्डर शेंगडोंग को दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो उनसे नजर हटाकर अपनी कढ़ाई पर नजर डाल लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आंखें बंद कर 2 मिनट तक मतलब कि मौन धारण करता है और फिर इसके बाद एक साथ 1000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों को निकाल कर उन्हें ठीक तरीके से पकाने लगता है, बोला जाए तो रिफाइन करने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान एक साथ 1000 औषधियों को निकालता है ना तो आसपास के लोग हमारे जान को इतनी सारी एक साथ औषधियों को निकालते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा आखिरकार करना क्या चाहता है। हालांकि ये सब हैरान हो ही रहे होते हैं, इतने में हमें मास्टर याओ को बताया जाता है जो कि एकदम चिल अवस्था में बैठी हुई होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि अब मास्टर याओ ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जियान की जो एल्पनिक शक्तियां है ना वो बहुत ही ज्यादा लेवल पर पहुंच गई हैं, बोला जाए तो उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छी हो गई हैं। इसलिए मास्टर याओ को जियान पर पूरा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए फिलहाल के लिए यहाँ पर जियान ही यंग जनरेशन का सबसे हाई लेवल का एल्पनिस्ट है। अब इतने में हमें याओ क्लैन के कुछ लोगों को बताया जाता है, इनमें से एक बंदा वो होता है जिसने हमारे मास्टर याओ को सॉरी मतलब कि हमारे जान को एक निमंत्रण पत्थर दिया था गू कबीले में। ये बंदा भी हमारे जान
को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो रहा होता है। ये बंदा समझ जाता है कि जब वो जियान खुद से गू दायरे में मिला था ना, गू क्षेत्र में मिला था ना, उस समय से जियान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अब उसकी पावर हमारे एल्डर लाल बालों वाले की बात कर रहा है, हमारे एल्डर के बराबर ही हो गई है। और मेरे ख्याल से इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो भी हमारे लाल बालों वाले एल्डर के बराबर ही हो गई होंगी। हालांकि यहाँ पर एक और बंदा था जो कि याओ क्लैन का ही था, जो हमारे जियान को तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लेते समय मिला था। पता नहीं इसका नाम क्या था, इसका नाम था शायद याओ जियान, यही था शायद। ये बंदा भी कहता है कि शायद अब उसका जियान से कोई मैच ही नहीं है। अब इतने में हमें लिटिल ई को बताया जाता है, हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो लिटिली अभी तक बाहर तैर रही थी ना, वो इस कढ़ाई के अंदर ही घुस जाती है और इस कढ़ाई के अंदर जाती ही एक कढ़ाई का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस कढ़ाई के अंदर जो 1000 औषधियां थी ना, बोला जाए तो जड़ी बूटियां थी ना, ये रिफाइन होने लगती हैं और यहाँ चारों तरफ एकदम औषधियों की खुशबू फैल जाती है। अब पलक झपकती एक दिन गुजर जाता है और फिर हमें एक दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर चारों के चारों बहुत बड़े बड़े एल्पिनिस्ट अपनी अपनी जड़ी बूटियों को रिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा जियान था ना, उसकी जड़ी बूटियां आस पीस के लोगों के मुकाबले बहुत ही जल्दी रिफाइन हो जाती हैं। बोला जाए तो लिटिली की सहायता से हमारा जान अपनी 1000 औषधियों को इन सभी लोगों से अंग रिफाइन कर देता है। अब जैसे हमारा जान इन जड़ी बूटियों को रिफाइन कर देता है ना, तो हमें हून सी को बताया जाता है, जिसने भी अपनी सारी की सारी जड़ी बूटियां रिफाइन कर दी है। अब जैसे हून सी यहाँ पर अपनी सारी जड़ी बूटियां रिफाइन करता है ना, तो हून सी चलता है तो सील बदलता है अपने हाथों की और सील बदलते ही ये जोर से चिल्लाकर कहता है कि आसमान की शक्तियां हाजिर हो, मतलब कि जल्दी से आ जाएं। और भाई साहब ऐसा कहती हून सी के जो आस पास में शक्तियां थी ना हवा में, वो एक बवंडर बनाने लगती हैं और हूनसी की कड़ाई में जाने लगती हैं। अब जैसे ये याओ क्लैन का लाल बालों वाला बुड्ढा हूनसी को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो ये भी अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलती ही आसपास की एनर्जी इसकी कड़ाई में जाने लगती है। अब इतने में हमें एल्डर शेंगडोंग को बताया जाता है, जो कि इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर एल्डर शेंगडोंग चलते हैं तो वो भी आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर अपनी कड़ाई में इकट्ठा करने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि इन तीनों को आसपास की एनर्जी को एकत्रित करते हुए देखकर हमारा जान चलता है तो वो भी पीछे नहीं रहता और वो भी अपने हाथों की सील बदलता है और वो भी आसपास में जितनी भी एनर्जी थी ना, सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और अपनी कड़ाई के अंदर डालने लगता है। अब भाई साहब जैसे आसपास के लोग ये देखते हैं ना कि ये चारों के चारों बड़े बड़े एल्पिनिस्ट एनर्जी के द्वारा अपनी गोली को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें याओ क्लैन के लीडर याओ दान को बताया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे एल्पिनिस्ट थे और ये इन चारों एल्पिनिस्टों को ऐसा करते हुए देखकर ये भी हैरान हो जाती हैं। हालांकि याओ क्लैन का लीडर याओ दान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि इनमें से मतलब कि इन चारों एल्पिनिस्टों की पावर हेवनली स्टेज पर है, इसलिए ये सिर्फ आसपास के 5000 किलोमीटर दूर तक की ऊर्जा ही खींच सकते हैं और अपनी गोली के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन आसपास के 5000 किलोमीटर तक की ऊर्जा सिर्फ एक ही मिस्टीरियस गोली बना सकती है और यहाँ तो 4 एल्पिनिस्ट हैं और एक साथ 4 गोलियां बना रहे हैं, वो भी मिस्टीरियस वाली। तो भला इनकी गोली इस एनर्जी से कैसे बन सकती है, मतलब कि याओ क्लैन का लीडर ये सोच रहा था। अब इतने में हमें एक मिस्टीरियस गोली के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी बंदा रैंक 9 की मिस्टीरियस गोली बनाता है ना, कोई भी एल्पिनिस्ट रैंक 9 की मिस्टीरियस गोली बनाता है ना, तो जहाँ पर वो गोली बना रहा है वहाँ के आस पास में 5 किलोमीटर दूर तक जो भी जगह है ना, वो एकदम बंजर हो जाएगी। मतलब कि ये गोली सारी की सारी एनर्जी को सोख लेगी और 50 किलोमीटर तक जितनी भी घनी एनर्जी है ना, वो एकदम सफाया हो जाएगी और 500 किलोमीटर तक इस गोली का प्रभाव होगा। मतलब कि एनर्जी को खींच ली ये गोली और तो और आसपास की इस एनर्जी को, मतलब कि इस प्रकृति की एनर्जी को भरने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जानकर ये एनर्जी दोबारा से वैसी होगी। ठीक है ना, यही बताया गया है। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद यहाँ पर सबकी कड़ाइयों पर जो एक एक बवंडर छाए हुए थे ना, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बोला जाए तो हमारी जान की कड़ाई पर एक बवंडर छाया हुआ था जो लगातार आसपास की एनर्जी को खींच रहा था। ऐसे ही शेंगडेंग, हूनसी और वो लाल बालों वाला बुड्ढा, उनकी कड़ाइयों पर भी एक एक बवंडर छाया हुआ था। अब ये बवंडर चलता है तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि आसपास की जो 500 किलोमीटर की एनर्जी थी ना, वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, इसलिए बवंडर कमजोर होने लगता है। अब जैसे ये बवंडर कमजोर होता है ना, तो यहाँ पर चारों के चारों एल्पिनिस्ट अपनी अपनी आंखें खोलते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर चारों के चारों एल्पिनिस्ट अपनी आंखें खोलते हैं ना, तो याओ क्लैन का लीडर याओ दान चारों के चारों एल्पिनिस्टों से कहने लगता है कि तुम चारों ने आसपास की
500 किलोमीटर दूर तक की ऊर्जा को खींचकर अपनी गोलियों के अंदर डाल दिया है और अब आस-पास में कोई भी ऊर्जा नहीं बची है। इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम और इस गोली को रिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसी हुन सी ये वाली आवाज सुनता है ना, याओदान की ऐसी बात सुनता है ना, तो हुन सी चलता है तो अपने हाथ की सील बदलता है और सील बदलते ही जो उसके आस-पास में 3 कड़ाइयां रखी हुई थी ना, उनसे ही एनर्जी को खींचकर अपनी गोली के अंदर डालने लगता है। और भाई साहब, जब सैंग डैंग और वो लाल बालों वाला बुड्ढा और हमारा जान हुन सी को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो तीनों के तीनों गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एनर्जी को खींचकर अपनी गोली को पूरा करने की, बोला जाए तो अपनी गोली के अंदर डालने की। हालांकि ये दोनों यहाँ पर एक कहते ही हैं, लेकिन इनकी जो फ्लेम थी ना, ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। सैंग डैंग की फ्लेम थी वो रैंक 5 की फ्लेम थी। हालांकि भले ही ये रैंक 5 की फ्लेम थी, लेकिन जो हुन सी की फ्लेम थी ना, वो रैंक 2 की फ्लेम थी। और इसके अलावा रैंक 5 की फ्लेम है ना सैंग डैंग की, ये कोई लड़ने वाली फ्लेम नहीं है, बल्कि जीवन को बढ़ाने वाली फ्लेम है। इसलिए इसका मुकाबला रैंक 2 वाली फ्लेम से तो किया ही नहीं जा सकता। और रही उस लाल बालों वाले बुड्ढे की फ्लेम की बात, तो वो मेरे ख्याल से रैंक 10 की फ्लेम है। और कहाँ रैंक 10 की फ्लेम और कहाँ रैंक 2 की फ्लेम, उनका भी कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए इन दोनों की एनर्जी, बोला जाए तो फ्लेम की एनर्जी उनसी अपनी कड़ाई में खींच लेता है। और हाँ, सिर्फ फ्लेम की एनर्जी खींचता है, आग की एनर्जी खींचता है, ना कि गोली की एनर्जी। ठीक है, अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, और मतलब की जान की कड़ाई को बताया जाता है, जिसकी और एक काले कलर की आग आ रही होती है उसकी हेवनली फ्लेम की पावर को खींचने के लिए। अब जैसे ही लिटिल ई इस काली फ्लेम को अपने ऊपर आता हुआ देखती है, अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, लिटिल चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जैसे ही हमारी लिटिल ई गुस्सा होती है ना, तो वो चलती है, तो एक काले कलर की आग आ रही थी ना हमारी तीसरे नंबर की लिटिल ई को खाने के लिए, बोला जाए तो हमारी लिटिल ई मतलब कि हमारी जान की फ्लेम को खाने के लिए, तो लिटिल ई चलती है तो वो इस काले कलर की फ्लेम को ही खा जाती है। क्योंकि भले ही ये दूसरे नंबर की फ्लेम हो, लेकिन ये ओरिजिनल फ्लेम नहीं है, ये फ्लेम का मात्र एक क्लिस्टर है। और जो लिटिल ई है ना, वो ओरिजिनल फ्लेम है। और इसके साथ साथ हमारे जान के पास तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम का बीज भी है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल के लिए लिटिल ई ही पावरफुल है। इसलिए वो हुन सी की मतलब की जो फ्लेम हमारे जान की फ्लेम को खाने के लिए आ रही थी ना, तो लिटिल ई उसी फ्लेम को खा जाती है काले कलर की। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे हमारा जान लिटिल ई को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है, तो लिटिल ई ने जो अभी हाल काले कलर की फ्लेम खाई थी ना, उस काले कलर की फ्लेम को रिफाइन कर इसी गोली के अंदर डाल देता है और आगे की प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।